नमस्कारः। ॐ धन्वन्तरये नमः। ॐ अश्विभ्यां नमः। परम पूज्य वैद्याचार्य अनंत धर्माधिकारी जी एवं वैद्याचार्य अभिजीत श्राव जी के चरणों में वंदन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और यह विषय ऐसा है कि प्रत्येक चिकित्सक को चिकित्सा करते समय यह जानना और समझना अति आवश्यक है। हमारा आज का विषय है स्वतंत्र परतंत्र दोष प्रकोप। दोष प्रकोप स्वतंत्र एवं परतंत्र भेद से दो प्रकार का होता है। यह दोष प्रकोप के जो भेद हैं यह जानना क्यों आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि दोष की विकृति के लक्षण दिखते हैं परंतु उसकी विपरीत चिकित्सा करने पर भी वे शांत नहीं होते और व्याधि बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए शूल है, स्तंभ है, शुक्ति है, सदन है, हम उसकी स्नेहन चिकित्सा करते हैं और व्याधि बढ़ कर जाती है। व्याधि और उच्चतर अवस्था में चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये जानने के लिए और इसकी सही चिकित्सा समझने के लिए हमें स्वतंत्र और परतंत्र जो भेद हैं दोष प्रकोप के वे जानना आवश्यक है। तो इसके लिए हम संदर्भ देखेंगे चरक संहिता विमान स्थान 6वां अध्याय और 11वां सूत्र। इसमें कहते हैं तत्र अनुबंध्या अनुबंध कृतो विशेषः स्वतंत्रो व्यक्तलिंगो यथोक्त समुत्थान प्रशमो भवति अनुबंध्या तद विपरीत लक्षण तु अनुबंध। अर्थात जो अनुबंध्य है वह स्वतंत्र है और स्वतंत्र क्या होता है? व्यक्त लिंगो, जिसके हमें लक्षण स्पष्ट दिखते हैं। यथोक्त समुत्थान, जो अपने हेतुओं से उत्पन्न होता है। यथोक्त प्रशमो, और अपनी चिकित्सा से वह शांत हो जाता है। यह स्वतंत्र दोष प्रकोप है और इसके विपरीत परतंत्र दोष प्रकोप है। परतंत्र दोष प्रकोप में क्या होता है कि लक्षण हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखते हैं और वह अपने हेतुओं से उत्पन्न नहीं होता और अपनी चिकित्सा से शांत भी नहीं होता। उदाहरण के लिए हम बात करें तो आज के समय में हमें जितनी भी वात व्याधि मिलती हैं वे परतंत्र दोष प्रकोप की जो है परतंत्र वात प्रकोप की व्याधियां मिलती हैं। उनमें हमें लक्षण अस्पष्ट रूप से दिखते हैं और उनके अंदर उनके जो हेतु हैं वे वात के नहीं रहते, वे कुछ परतंत्र हेतु होते हैं जिनसे वात प्रकोपित होती है, तो वह परतंत्र वात का प्रकोप है। तो इसलिए स्वतंत्र और परतंत्र यह समझना हमें अति आवश्यक है। आजकल जितने भी वात व्याधि के हमें रुग्ण मिलते हैं वे संतर्पण जन्य वात व्याधि के होते हैं और यह एक परतंत्र दोष प्रकोप है। और यह जो अभी हमने बात की चरक संहिता विमान स्थान 6वें अध्याय और 11वें सूत्र की, ऐसा ही साम्य दर्शाने वाला सूत्र हमें अष्टांग हृदय में मिलता है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वां अध्याय, इसके 60 नंबर के सूत्र से पढ़ेंगे। यहां पर वाग्भट जी भी हमें यही बताते हैं कि दो प्रकार से स्वतंत्र और परतंत्र जो है भेद हमें दोष प्रकोप के जानने चाहिए। तो 60वें सूत्र में कहते हैं द्विधा स्वतंत्र परतंत्र त्वात व्याधयो। यहाँ पे पहले व्याधि का वर्णन है। उन्होंने कहा कि व्याधि स्वतंत्र और परतंत्र ऐसे दो प्रकार की होती है। उसके बाद अगले सूत्र में कहते हैं यथा स्वजन्म उपक्षया स्वतंत्रा स्पष्ट लक्षणा। तो उन्होंने बताया कि स्वतंत्र व्याधि क्या है, जो अपने हेतुओं से उत्पन्न होती है, अपनी चिकित्सा से शांत होती है और उसके लक्षण हमें स्पष्ट रूप से दिखते हैं। विपरीता ततो अन्यतु, और इससे विपरीत जो परतंत्र व्याधि है उसमें लक्षण स्पष्ट नहीं होते, वे अपने हेतुओं से उत्पन्न नहीं होती और अपनी चिकित्सा से शांत नहीं होती। यहां तक व्याधि का वर्णन है। उसके बाद कहते हैं विद्यात एवं मलानपि। इसका क्या अर्थ है टीका से समझेंगे। न केवलम रोगान स्वतंत्र परतंत्र भेदे विद्यात वैद्य,
वैद्य को केवल व्याधि के ही स्वतंत्र और परतंत्र ऐसे दो भेद नहीं जानने चाहिए। यावन मलान दोषान अपि वातादीन, जो वातादि दोष हैं एवं स्वतंत्र परतंत्र भेदई जानियात, अर्थात व्याधि के जैसे स्वतंत्र और परतंत्र दो भेद कहे हैं, वैसे ही दोष प्रकोप के भी दो भेद स्वतंत्र और परतंत्र रूप से वैद्य को जानना चाहिए। तो इसके अंदर अरुण जी भी टीका करके हमें समझाते हैं और हेमाद्री जी भी यही टीका करते हैं। व्याधिवत दोषान अपि स्वतंत्र परतंत्र परतंत्रात विद्यात, अर्थात स्वतंत्र और परतंत्र ऐसे व्याधिवत जैसे हमने व्याधि के देखे हैं, ऐसे ही दोष प्रकोप के भी हमें दो भेद स्वतंत्र और परतंत्र ये जानना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह स्वतंत्र दोष प्रकोप का रुग्ण है या परतंत्र दोष प्रकोप का रुग्ण है? तो इसके लिए हमें हेतु का ज्ञान करना अति आवश्यक है। कोई भी चिकित्सा करते समय हेतु का ज्ञान करना अति आवश्यक है। प्रत्येक चिकित्सक को हमेशा यह देखना चाहिए कि हेतु क्या है। जो हमें लक्षण मिलते हैं, अगर हेतु भी उसी दोष प्रकोप के हमें मिलते हैं तो वह स्वतंत्र है, नहीं तो वह परतंत्र है। अब हम इस विषय को और समझने के लिए, इसको अच्छे से आत्मसात करने के लिए स्वतंत्र और परतंत्र दोष प्रकोप के कुछ उदाहरण देखेंगे। सर्वप्रथम हम स्वतंत्र दोष प्रकोप के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो सर्वप्रथम स्वतंत्र दोष प्रकोप के लिए जो हम संदर्भ देखेंगे, चरक संहिता सूत्र स्थान 17वां अध्याय और 30वां सूत्र। चरक संहिता सूत्र स्थान 17वां अध्याय और 30वां सूत्र है, शोक उपवास व्यायाम रूक्ष शुष्क अल्प भोजनई। ये क्या है? ये वात प्रकोप के हेतु हैं। शोक उपवास व्यायाम रूक्ष शुष्क अल्प भोजन, ये सब वात प्रकोप के हेतु हैं। इनसे जो उत्पन्न हृदरोग है, आगे लिखा है वायुर आविश्य हृदयम जन्यति उत्तमाम रुजम। तो इसका अर्थ है कि ये जो वातज हृदरोग है, यह स्वतंत्र वात प्रकोप से उत्पन्न हुआ वातज हृदरोग है। तो यह स्वतंत्र दोष प्रकोप का एक उदाहरण है। इसके और उदाहरण हम देखेंगे चरक संहिता निदान स्थान प्रथम अध्याय ज्वर निदान में 19वां सूत्र है, रूक्ष लघु शीत वमन विरेचन स्थापन शिरो विरेचन अति योग व्यायाम वेग संधारण अनशन अभिघात व्यवाय उद्वेग शोक शोणित अतिशेक जागरण विषम शरीर न्यासेभ्यो अतिसेवितेभ्यो वायु प्रकोपम आपद्यते। ये क्या है? ये वात प्रकोप के स्वतंत्र हेतु हैं, अर्थात इनसे जो है वात प्रकोप होता है और इससे उत्पन्न होने वाला जो ज्वर है उसको हम वातज ज्वर ऐसा कहते हैं। ये जो हेतु हैं ये वात के अपने हेतु हैं, तो ये स्वतंत्र दोष प्रकोप है। इसी के साम्य दर्शाने वाला एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, चरक संहिता निदान स्थान तृतीय अध्याय गुल्म निदान का 6वां सूत्र। इसमें भी क्या कहते हैं, यदा पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वर वमन विरेचन अतिसाराण अमन्यतमेन कृष्णेन कर्षितो वातलम आहारम अहरति शीतम वा विशेषेण अतिमात्रम अस्नेह पूर्वे वा वमन विरेचने पिबति अन उदीर्णा वा छर्दिम उदीर्यति उदीर्णान वात मूत्र पुरीश वेगात निरुन्नधि अतः शीतो वा पिबति नव ओदकम अतिमात्रम अति संशोभिना वा यानेन याति अति व्यायाम शोक अरुचि वा अभिघातम ऋच्छति वा विषम आसन शयन स्थान चक्रमण सेवी वा भवति अन्यद्वा किंचित एव विधम विषम अतिमात्रम व्यायाम जातम आरभते तस्य अपचारात वात प्रकोपम आपद्यते। तो ये भी वात के स्वतंत्र हेतु हैं, अर्थात वात के अपने हेतु हैं। इनसे जो प्रकोपित हुई वात है वह स्वतंत्र प्रकोप है, और इससे जो उत्पन्न है वातज गुल्म वह स्वतंत्र है। इसका एक और उदाहरण हम देखेंगे अगले अध्याय में, चरक संहिता निदान स्थान चतुर्थ अध्याय और 36वां सूत्र है,
प्रमेय निदान में 36वां सूत्र, कषाय कटु तिक्त रूक्ष लघु शीत व्यवाय व्यायाम वमन विरेचन स्थापन शिरो विरेचन अति योग संधारणान अनशन अभिघात आत्प उद्वेग शोक शोणित अतिशेक जागरण विषम शरीर न्यास अनुपसेव मानस्य तथा विध शरीरस्यैव क्षिप्रम वातः प्रकोपम आपद्यते। तो ये भी वात प्रकोप के अपने हेतु हैं, अर्थात वात के जो अपने हेतु हैं उनका सेवन करने से वात का शीघ्र ही प्रकोप होता है और इससे जो उत्पन्न है वह वातज प्रमेय है। और इसी में आगे संप्राप्ति में आगे दिया है अगले सूत्र में, तद यदा रोक्ष्यात वायु कषाय त्वेन अभिसंसृज्य मूत्राशय अभिवहति तदा मधुमेहम करोति। और इससे जो उत्पन्न होने वाला मधुमेह है, हम जानते हैं कि वातज प्रमेय का एक प्रकार जो है मधुमेह है। तो यह जो मधुमेह उत्पन्न हुआ है यह इसकी स्वतंत्र वात प्रकोप की संप्राप्ति से उत्पन्न हुआ मधुमेह है। तो हमने स्वतंत्र दोष प्रकोप के कुछ उदाहरण देखे, अब हम परतंत्र दोष प्रकोप के कुछ उदाहरण देखेंगे। आज के समय में जितनी व्याधियां हमें मिलती हैं वे ज्यादातर परतंत्र दोष प्रकोप जन्य ही व्याधियां हमें ज्यादातर मिलती हैं। जो रुग्ण हमारे पास आते हैं वे ज्यादातर परतंत्र दोष प्रकोप के हेतु सेवन किए रहते हैं, और स्वतंत्र जो दोष प्रकोप जन्य व्याधियां हैं वे हमें प्रायः कम मिलती हैं। जैसे अभी हमने एक मधुमेह के लिए संप्राप्ति देखी, जो हमने स्वतंत्र वात प्रकोप से उत्पन्न मधुमेह की संप्राप्ति देखी। अब हम मधुमेह की एक और संप्राप्ति जो ग्रंथ में दी है वह देखेंगे। फिर हम यह देखेंगे कि आज के समय में हमें कौन से हेतु ज्यादा मिलते हैं और कौन से मधुमेह हमें ज्यादा आज के समय में मिलता है। तो अब हम जाएंगे चरक संहिता सूत्र स्थान 17वां अध्याय और 78 नंबर के सूत्र से पढ़ेंगे। गुरु स्निग्ध अमल लवणानी अति मात्रम समश्नताम नवम अन्नम च पानम च निद्राम आस्या सुखानि च त्यक्त व्यायाम चिंतानाम संशोधनम अकुर्वताम श्लेष्मा पित्तम च मेदश्च मासम च अति प्रवर्धते तै आवृत गति वायु ओज आदाय गच्छति यदा वस्तिम तदा कृच्छ्रो मधुमेह प्रवर्तते। अब यहां पर वात का हेतु एक भी सेवन नहीं किया है, परंतु परतंत्र दोष प्रकोप से वात का परतंत्र प्रकोप होने की वजह से जो है मधुमेह की उत्पत्ति यहां पर हो रही है। यहां पर सभी हेतु श्लेष्मा और पित्त के प्रकोप के हेतु हैं। गुरु स्निग्ध अमल लवण नवम अन्नपानम निद्रा मास्य सुख त्यक्त व्यायाम संशोधनम अकुर्वताम। तो इन सब से क्या होता है कि श्लेष्मा और पित्त का स्वतंत्र प्रकोप होता है, मांस मेद की अति मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे जो है वायु का परतंत्र प्रकोप होता है और मधुमेह होता है। और यही मधुमेह प्राय आज हमें मिलता है। तो हमें चिकित्सा इसके अनुसार करनी है। सर्वप्रथम जो स्वतंत्र प्रकोपित हुए हैं श्लेष्मा और पित्त, उनकी हम चिकित्सा करेंगे और उसके बाद जो परतंत्र प्रकोपित है उसके ऊपर हम जो है ध्यान देंगे। तो इससे जो है हमें चिकित्सा में बहुत ही आसानी से जो है हम सफल हो सकते हैं। तो स्वतंत्र और परतंत्र का ज्ञान इसलिए हमें करना अति आवश्यक है। तो हमने देखा मधुमेह परतंत्र दोष प्रकोप से किस प्रकार होता है। अब हम परतंत्र दोष प्रकोप के कुछ और उदाहरण देखेंगे। तो अगला उदाहरण है चरक संहिता विमान स्थान प्रथम अध्याय। ये जो परतंत्र दोष प्रकोप के उदाहरण हैं, ये जो परतंत्र दोष प्रकोप के हेतु हैं, ये हमें प्रायः आज बहुत मिलते हैं। तो चरक संहिता विमान स्थान प्रथम अध्याय 25वें सूत्र का चौथा बिंदु है जीर्णे अश्नियात। इसमें ग्रंथकर्ता आदेश देते हैं, वे कहते हैं जीर्णे अश्नियात अर्थात पहले का भोजन किया हुआ जब परिपाचित हो जाए, जब वह जीर्ण हो जाए तभी हमें भोजन करना है। तो जीर्णे अश्नियात। उसके बाद ये कहते हैं अजीर्णे ही भुंजानस्य। अजीर्णे ये सप्तमी है, सती सप्तमी है, अर्थात यदि ऐसा किया तो, यदि ऐसा हुआ तो अजीर्णे ही भुंजानस्य, अजीर्ण अवस्था में ही, मतलब अभी भोजन किया हुआ परिपाचित नहीं हुआ है और अभ्यवृत आहार जातम पूर्वस्य आहारस्य रसम अपरिणतम
अर्थात पहले का किया हुआ भोजन अभी परिपाचित नहीं हुआ है और हमने ऊपर से भोजन कर लिया, उत्तरेण आहार रसेन उपसृजतः, तो उससे क्या होगा, सर्वान दोषान प्रकोपयति आशु, उससे सर्व दोषों का आशु प्रकोप होता है। तो ये अजीर्णाशन जो है ये आज प्राय बहुत मिलता है, जिससे कि त्रिदोष प्रकोप होकर विभिन्न प्रकार की व्याधियों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए हमें यह खास ख्याल रखना है कि जो दोषों का प्रकोप है वह स्वतंत्र हुआ है या परतंत्र हुआ है। तो परतंत्र दोष प्रकोप में दोषों के हेतु कोई सेवन नहीं किए, केवल अजीर्णाशन करने से त्रिदोषों का आशु प्रकोप शीघ्र ही जो है त्रिदोषों का प्रकोप हो जाता है। इसके लिए एक और उदाहरण हम देखेंगे इससे अगले अध्याय में, चरक संहिता विमान स्थान द्वितीय अध्याय और छठा सूत्र है, 7वां सूत्र है। 7वें सूत्र में आया है अति मात्रम पुनः सर्व दोष प्रकोपनम इच्छन्ति कुशलः। जो अति मात्राशन है वह सर्व दोषों का प्रकोप करने वाला है। अब यहां पर भी त्रिदोषों का प्रकोप हो रहा है, परंतु यहां पर भी दोषों के अपने हेतु नहीं है, यहां पर हेतु क्या है, अति मात्राशन। तो अति मात्रा में किया गया जो आहार सेवन है वह सर्व दोषों का प्रकोप करने वाला है और उससे फिर विभिन्न प्रकार की व्याधियों की उत्पत्ति होती है। एक और हमें हेतु मिलता है, इसी के अगले लाइन में दिया हुआ है, यो ही मूर्ता नाम आहार जाता नाम सोहित्यम गत्वा। यह जो हेतु है आज बहुत मिलता है। कहते हैं यो ही, जो मनुष्य मूर्ता नाम आहार जाता नाम, अर्थात मूर्त आहार द्रव्यों का सेवन करने के पश्चात, मूर्त आहार द्रव्य क्या है कि चावल, दाल, रोटी, जो मूर्त आहार द्रव्य हैं उनका सेवन करने के बाद सोहित्यम गत्वा, अर्थात तृप्ति पर्यंत सेवन करने के बाद द्रवई तृप्तिम आपद्यते, फिर किसी द्रव पदार्थ से जो है वह तृप्ति करता है। द्रव पदार्थ अर्थात भोजन के पश्चात वह जल पीता है, भोजन के पश्चात वह दुग्ध पान करता है, भोजन के पश्चात छाछ, तक्र, भोजन के पश्चात मिल्क शेक, भोजन के पश्चात चाय, भोजन के पश्चात कॉफी, भोजन के पश्चात स्वीट डिश, फ्रूट डिश, आइसक्रीम, जो भी द्रव पदार्थ हैं, इन द्रव पदार्थों का सेवन वह अगर भोजन के पश्चात करता है तो उससे क्या होता है, भूय तस्य आमाशय गता, वह आमाशय में जाकर के वात पित्त श्लेष्माणो अभ्यवहारेण अति मात्रेण अति प्रपीड्यमाना सर्वे युगपत प्रकोपम आपद्यन्ते, अर्थात तीनों दोषों का युगपत प्रकोप होता है। वात पित्त और श्लेष्मा का एक काल में जो है प्रकोप होता है। तो यहां पर वात पित्त और श्लेष्मा के लिए अपने हेतुओं का सेवन नहीं है, यहाँ पे हेतु क्या है कि मूर्त आहार द्रव्यों के सेवन के पश्चात द्रव पदार्थ का सेवन करना, इससे सर्व दोषों का प्रकोप होता है और विभिन्न प्रकार की व्याधियों की उत्पत्ति होती है। तो यह भी परतंत्र दोष प्रकोप है। इसी के अगले सूत्र में एक और उदाहरण है, यहां पर कहते हैं न च खलु केवलम अति मात्रम एव आहार राशिम आम प्रदोषकरम इच्छन्ति, अर्थात आम प्रदोष के लिए केवल अति मात्राशन यही कारण नहीं है, अपितु खलु, और वे कारण बता रहे हैं कि और परतंत्र दोष प्रकोप के आम निर्माण करने के लिए, त्रिदोषों का प्रकोप करने के लिए और क्या हेतु हो सकते हैं। गुरु रूक्ष शीत शुष्क द्विष्ट विष्टंभी विदाही अशुचि विरुद्धानाम अकाले च अन्नपानानाम उपसेवनम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ह्री शोक मान उद्वेग भय उपतप्त मनसा वा यद अन्नपानम उपयुज्यते तद अपि आमम एव प्रदूष्यति, इससे भी आम प्रदूषित होता है। तो फिर कहते हैं मात्रा अपि अभ्यवृतम पथ्यम च अन्नम न जीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजाग्रही। तो इन सब हेतुओं के सेवन करने से पथ्य आहार भी जो है परिपाचित नहीं होता और वह आम निर्माण करता है और सर्व दोषों का युगपत प्रकोप करता है। एक साथ एक काल में त्रिदोष प्रकोप होता है। तो यह भी एक परतंत्र दोष प्रकोप का उदाहरण है।
अब हम जाएंगे चरक संहिता शारीर स्थान प्रथम अध्याय। चरक संहिता शारीर स्थान प्रथम अध्याय का 102 नंबर का सूत्र है, धी धृति स्मृति विभ्रष्टः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्व दोष प्रकोपणम। प्रज्ञापराध जो है वह भी सर्व दोषों का प्रकोप करने वाला है। तो प्रज्ञापराध से भी तीनों दोषों का प्रकोप होता है और उससे फिर विभिन्न प्रकार की व्याधियों की उत्पत्ति होती है। अब हम एक सूत्र देखेंगे सुश्रुत संहिता का। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 15वां अध्याय और 32वां सूत्र है। यहां पर आम प्रदोष जन्य व्याधियों का वर्णन है। तो वे कहते हैं रस निमित्तम एव स्थूल्यम कार्श्यम च। स्थूल्य और कार्श्य ये रस के निमित्त है। तत्र श्लेष्मल आहार सेविनो, जो श्लेष्मल आहार का सेवन करता है अर्थात पार्थिव और आप्य महाभूत प्रधान आहार का सेवन करता है। अध्यसनशीलस्य, जो अध्यसनशील है, अव्यायामिनो और व्यायाम बिल्कुल नहीं करता है अर्थात चेष्टा द्वेष है, वह किसी प्रकार की चेष्टा करके राजी नहीं है। दिवा स्वप्न रतस्य, अर्थात सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के मध्य में वह अगर शयन कर रहा है तो वह दिवा स्वप्न में रत है और नित्य चल रहा है ये, तो क्या होता है, च आम एव अन्न रसो, तो जो उसका अन्न रस है वह आम ही निर्माण होता है और आम निर्माण होने से वह मधुर तरश्च, वह मधुर तर होता है। शरीरम अनुक्रामण, और वह शरीर में अनुक्रमित होता हुआ अति स्नेहात, अति स्नेह से मेदो जनयति, और वह मेद की उत्पत्ति करता है। तद अति स्थूल्यम आपाद्यति, और उससे फिर जो है अति स्थूल्य की उत्पत्ति होती है। उसके बाद फिर आम प्रदोष जन्य व्याधियों के बारे में वर्णन है। प्रमेह, पीड़िका, ज्वर, बगंदर, विद्रदी, वात विकाराणाम अन्यतमम। यहां पर जो प्रमेह है, पीड़िका है, ज्वर है, भगंदर है, विद्रदी है, वात विकार है, इन सब में दोषों के स्वतंत्र हेतु कोई नहीं है। आम प्रदोष जन्य व्याधियां हैं। आम की निर्मिति होने के कारण जो आम प्रदोष जन्य हेतुओं का सेवन किया है उससे आम की निर्मिति होती है और उससे ये जो हैं व्याधियां का निर्माण होता है। तो ये व्याधियां आम प्रदोष जन्य हैं। इनमें हम चिकित्सा, अब यह वात विकार उत्पन्न हुआ, इसमें हम चिकित्सा स्नेहन नहीं करेंगे, इसमें हम आम का पाचन करेंगे। आम पाचन के पश्चात व्याधि अपने आप शांत होगा। और वात विकार की, अगर हम वात विकार है ऐसा समझकर अगर हम स्नेहन चिकित्सा करेंगे तो व्याधि बढ़ जाएगा, क्योंकि यह संतर्पण जन्य आम प्रदोष जन्य व्याधि है। तो इसलिए आजकल प्राय हमें जो प्रमेह है, पीड़िका है, ज्वर है, हमें आजकल वह परतंत्र दोष प्रकोप से उत्पन्न हुआ जो है मिलता है। तो इसलिए हमें स्वतंत्र और परतंत्र का ज्ञान करना अति आवश्यक है। अब हम एक और संदर्भ देखेंगे। चरक संहिता चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय, ग्रहणी चिकित्सा। ग्रहणी चिकित्सा का 42 नंबर का सूत्र है। इसमें कहते हैं, इसमें अग्निदुष्टि के हेतु दिए हैं पहले। अभोजनात्, अजीर्णात्, अति भोजनात्, विषमाशनात्, असात्म्य, गुरु शीत, अति रूक्ष, संदुष्ट भोजनात्, विरेक वमन, स्नेह विभ्रमात्, व्याधि कर्षणात्, देश काल ऋतु वैषम्याद, वेगानाम च विधारणात्। इनसे क्या होता है, दुष्यति अग्नि, इनसे अग्निदुष्टि होती है। अब अग्निदुष्टि कैसी होती है? अग्नि तीक्ष्ण भी हो सकती है, मंद भी हो सकती है। इसके लिए आगे वे स्पष्ट करते हैं, स दुष्टो अन्नम न तत्पचती लघु अपि। उस दुष्ट हुई अग्नि से क्या होता है कि लघु अन्न भी पचा नहीं पाता है, अर्थात गुरु अन्न तो वह पचा ही नहीं सकता, उसकी तो बात ही नहीं है अर्थापत्ति से। तो अर्थापत्ति तंत्र युक्ति से हमें यह पता चला कि गुरु अन्न तो वह पचा ही नहीं सकता और लघु अन्न भी नहीं पचा पाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अग्नि मांद्य हो रहा है। तो अग्नि दुष्टि होती है, अग्नि मंद हो जाती है। फिर अपच्यमानम, जो अन्न रस है, शुक तत्वम, उसको अमलता आती है। शुक तत्वम की टीका है अमलता, तो उसको अमलता आती है। यह अति अन्नम विष रूपताम, और वह अन्न जो है विष रूप हो जाता है। वह जो आहार रस निर्माण होता है वह विष रूप निर्माण होता है। और फिर उसके बाद कुछ लक्षण दिए हैं। उसके बाद कहा है
संसृज्यमानम, ये बता रहे हैं कि व्याधि किस प्रकार उत्पन्न करते हैं। संसृज्यमानम पित्तेन दाहम तृष्णाम मुखामयान। अब वह जो विष रूप आम की उत्पत्ति हुई, अग्निदुष्टि से जो विष रूप आम की उत्पत्ति हुई, वह क्या करता है, पित्त से मिलकर के, संसृज्यमानम पित्तेन, पित्त से मिलकर के दाह तृष्णा मुख के रोग, मुख के विभिन्न रोगों की उत्पत्ति करता है। जन्यति अमल पित्तम। अब यहां पर यह अमल पित्त की एक संप्राप्ति है। यहां पर अमल पित्त की जो है संप्राप्ति में पित्त स्वतंत्र प्रकोपित नहीं हुआ है, यहां पे पित्त प्रकोपक हेतुओं का सेवन नहीं किया गया है, यहां पर अग्नि दुष्टि के हेतुओं का सेवन किया गया है, जिससे अग्नि की दुष्टि हुई है, आम रस निर्माण हुआ है, वह पित्त के साथ मिलकर के अमल पित्त की उत्पत्ति कर रहा है। और विभिन्न प्रकार की च पित्तजांश्च अपरान गदान, और विभिन्न प्रकार की पित्त की व्याधियों की उत्पत्ति करता है। इसी प्रकार से वह जिससे मिलेगा, फिर आगे कहते हैं यक्षमा पीनस में आदीन कफ जान कफ संगतम, और कफ से मिलकर के वह यक्षमा पीनस में आदि की उत्पत्ति करता है। अब करोति वात संसृष्टम, और वात से मिलकर के वात जांश्च गदान बहुन, वात के विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति करता है। तो यह प्रतंत्र दोष प्रकोप है। और इसी प्रकार से संसृज्यमानम रसेन संसृज्यमान रक्तेन, विभिन्न प्रकार के जो दुष्य हैं उनके साथ मिल करके विभिन्न विभिन्न प्रकार की व्याधियों की उत्पत्ति करता है। और यह अग्नि दुष्टि के हेतु हमें आज प्रायः मिलते हैं। तो प्रतंत्र दोष प्रकोप के जो हेतु हैं उनका सेवन प्रायः आज किया जाता है, और इसलिए जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं वे प्रतंत्र दोष प्रकोप से उत्पन्न हुई व्याधियां हैं। और इनमें हमें चिकित्सा सर्वप्रथम जिनसे वह प्रकोपित हुआ है उसकी चिकित्सा हमें पहले करनी है। तो आम प्रदोष जन्य व्याधियों में सर्वप्रथम हम आम की चिकित्सा करेंगे और उसके बाद जो है दोष की चिकित्सा करेंगे। अब इसी से साम्य दर्शाता हुआ एक और बहुत ही सुंदर सूत्र हमें इसी अध्याय में गृहिणी चिकित्सा में मिलता है। 237 नंबर का सूत्र है, चरक संहिता चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय गृहिणी चिकित्सा अध्याय का 237 नंबर का सूत्र। इसमें कहते हैं प्रातः आशे तु अजीर्णे अपि सायं आशो न दुष्यति, अर्थात प्रातः में किया हुआ भोजन, प्रातः काल में अगर भोजन किया है और वह अगर अजीर्ण अवस्था में है और सायंकाल में आपने कुछ भोजन किया, कुछ भोजन खाया, तो वह इतना दोष उत्पन्न नहीं करता है। तो इसका विपर्य क्या है वह अष्टांग संग्रह में दिया है। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 11वां अध्याय और 63 नंबर का 63 नंबर का सूत्र है। प्रातः आशे तु अजीर्णे अपि सायं आशो न दुष्यति, अजीर्णे सायं आशे तु प्रातो आशो ही दुष्यति। अर्थात प्रातः में किया हुआ भोजन अगर अजीर्ण अवस्था में है और सायंकाल में हमने कुछ खाया तो वह इतना दोष उत्पन्न नहीं करता है, परंतु सायंकाल में किया हुआ भोजन अगर अजीर्ण अवस्था में है और प्रातः काल में अगर हमने भोजन कर लिया, कुछ भी भोजन किया, अगर दूध भी पी लिया, जल भी ग्रहण कर लिया, तो वह दोषों की उत्पत्ति करता है। तो इसीलिए जीर्ण अवस्था और अजीर्ण अवस्था का दिनचर्या में सर्वप्रथम विचार किया जाता है। और अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के द्वितीय अध्याय दिनचर्या अध्याय के प्रथम सूत्र में ही वाग्भट्ट जी क्या कहते हैं, ब्राह्मे मूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थम आयुषः शरीर चिंताम निर्वृत्य। अब ये शरीर चिंता क्या है, तो इस पर टीका करते हुए अरुण दत्त जी कहते हैं शरीर से चिंता शरीर चिंता जीर्ण अजीर्ण निरूपण आदि का, अर्थात जीर्ण अवस्था और अजीर्ण अवस्था का इसका सर्वप्रथम दिनचर्या में विचार करने का ग्रंथकर्ता आदेश देते हैं। और अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान के तृतीय अध्याय दिनचर्या अध्याय में वृद्ध वाग्भट जी भी यही कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत जीर्ण अजीर्ण निरूपयण, अर्थात जीर्ण और अजीर्ण अवस्था का हमें सर्वप्रथम ख्याल करना चाहिए। तो इसलिए हमें जो आजकल जो व्याधियां मिलती है वह प्रतंत्र दोष प्रकोप से उत्पन्न हुई है, और जो हेतु हैं अजीर्ण, अजीर्णाशन, अतिमात्राशन और मूर्त आहार द्रव्यों के पश्चात द्रव पदार्थों से तृप्ति करना, प्रज्ञापराध, काम क्रोध आदि, तो ये जो हैं आम प्रदोष जन्य हेतु, ये सर्व आज हमें अग्नि दुष्टि के जो हेतु हैं ये हमें प्रायः आज मिलते हैं। अब हम इसके एक दो उदाहरण और देखेंगे
चरक संहिता चिकित्सा स्थान 16वां अध्याय, पांडु चिकित्सा अध्याय, इसका 130 नंबर का सूत्र है। यह हृदपद कामला की चिकित्सा है। कटु तीक्ष्ण उष्ण लवणई भृशमले च अपि उपक्रमः। तो ये जो है उपक्रम, अब कामला देखा जाए तो पित्तजन्य व्याधि है, पित्त व्याधि है, पैतिक व्याधि है, परंतु इसमें चिकित्सा जो है हृदपद कामला की दी है। कटु तीक्ष्ण उष्ण लवण अमल, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर पित्त का जो प्रकोप है वह परतंत्र प्रकोप है और स्वतंत्र प्रकोप यहां पर श्लेष्मा का है, तो यह श्लेष्मा की चिकित्सा है। तो यह हमें एक और उदाहरण परतंत्र दोष प्रकोप का मिलता है। इसी प्रकार से उरु स्तंभ में चरक संहिता चिकित्सा स्थान 27वां अध्याय उरु स्तंभ चिकित्सा, इसके अंदर 16 नंबर का सूत्र है। वात शंकी भी अज्ञानात तस्य स्यात् स्नेहनात् पुनः पादयो सदनम सुप्ति ही कृच्छरात उद्धरणम तथा। तो इसमें कहते हैं कि अगर वैद्य उरु स्तंभ को वात व्याधि है, क्योंकि सदन है, सुप्ति है पाद में, ऐसा समझकर वात व्याधि की शंका से उसका स्नेहन करता है, तो वह व्याधि को कष्ट साध्य तक ले जाता है और कष्ट साध्य से बढ़ा करके उसकी व्याधि की अवस्था को वह और बढ़ा देता है। तो उरु स्तंभ जो है वह श्लेष्मजन्य व्याधि है, तो इसलिए हमें स्वतंत्र और परतंत्र का ज्ञान करना अति आवश्यक है। तो हमने स्वतंत्र परतंत्र दोष प्रकोप के उदाहरण देखे और हमने यह भी देखा कि आज के समय में जो हेतु सेवन किए जाते हैं वह ज्यादातर परतंत्र दोष प्रकोप के ही हेतु सेवन किए जाते हैं और जो हमें व्याधियां मिलती हैं वे परतंत्र दोष प्रकोप से उत्पन्न हुई व्याधियां ही हमें प्रायः मिलती हैं। तो इसलिए स्वतंत्र परतंत्र का विचार प्रत्येक वैद्य को हर एक व्याधि में करना ही चाहिए, ऐसा वाग्भट्ट जी कहते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वां अध्याय 62 नंबर का सूत्र है, जिसमें वे कहते हैं तान लक्षेत अवहितो विकुर्वाणान प्रतिज्वरम। तान लक्षेत अर्थात वात पित्त और कफ वे स्वतंत्र प्रकोपित हुए हैं या परतंत्र प्रकोपित हुए हैं। अवहितो, अवहितो अर्थात दत्त चित्तः, अरुण दत्त जी टीका करते हैं, अवहितो दत्त चित्तः अर्थात दत्त चित्त होकर के प्रत्येक चिकित्सक को विकुर्वाणान प्रतिज्वरम, प्रत्येक व्याधि में चिकित्सक को दत्त चित्त होकर के स्वतंत्र और परतंत्र यह समझना चाहिए कि जो व्याधि है वह स्वतंत्र दोष प्रकोप से उत्पन्न हुई है या परतंत्र दोष प्रकोप से उत्पन्न हुई है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक व्याधि में देखा और एक में नहीं देखा। प्रत्येक व्याधि में हमें यह देखना ही है कि स्वतंत्र दोष प्रकोप है या परतंत्र दोष प्रकोप है। और अगर स्वतंत्र दोष प्रकोप है तो विपरीत गुणों के द्रव्यों के द्वारा हम उसकी चिकित्सा करते हैं, और अगर परतंत्र दोष प्रकोप है तो वह जिससे प्रकोपित हुआ है हम पहले उसकी चिकित्सा करते हैं। अगर संतर्पण जन्य व्याधि है, आम प्रदोष जन्य व्याधि है, पहले हम उसका आम पाचन करेंगे, फिर उसके बाद दोषों की चिकित्सा करेंगे। धन्यवाद।